हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 3, वो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मोटा मोटी आपको इस इमेज से समझ में आ सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है, जो भी फंड इन्वेस्ट किया होता है, उसमें किस चीज का कितना पोर्शन रहेगा। यानी कि उसमें जो ऑनर का फंड है वो कितना रहेगा, डेप्ट कितना रहेगा, या डिवेंचर से पैसा कितना रेज किया जाएगा, इक्विटी शेयर से कितना किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर से कितना किया जाएगा, और उसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। पर ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन होता है कि भाई लोन का पैसा कितना होगा, अदर सोर्सेज से कितना आएगा, इक्विटी का कितना होगा, प्रेफरेंस का कितना होगा, स्टॉक्स कितने होंगे, डिवेंचर्स का कितना पैसा होगा, वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम बनाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनाना होता है। उसके लिए हमें कुछ रिसर्च करनी होती है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, फिर ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के अंदर जो ऑनर है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनका कंट्रोल भी रहे और उनको अधिक से अधिक बेनिफिट भी मिले, है ना। ओवरऑल कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़े। ऐसा नहीं हो कि पूरा इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाए मामला, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले एक रोड मैप बताऊं इस चैप्टर का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो हम लेते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए, डिवेंचर्स का कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर का कितना होना चाहिए, लोन कितना होना चाहिए, तो जो भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर का हम डिसीजन लेते हैं, तो उसमें दो चीजें हैं। एक हम उसकी थ्योरीज पढ़ते हैं भी, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर थ्योरीज जो काम आती है वो कौन कौन सी है, और एक हम उसका फिर एक डिजाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जो थ्योरीज हैं उसमें हम नेट इनकम अप्रोच को एनआई अप्रोच भी बोलते हैं, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई अप्रोच भी बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, इसको एमएम अप्रोच बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे। इनमें से कोई एक या दो अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो एग्जाम पर्पस से ये चारों अप्रोच जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट की। उसके अंदर हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसका एक ऑप्टिमम बेस्ट, है ना, जिसे बेस्ट अब किसको बोलेंगे वो आगे मैं बताऊंगा आपको। एक बेस्ट स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे। इसमें हम ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और मार्केट प्राइस पर शेयर एनालिसिस के हेल्प से जो है हम वो एक बेस्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। इसका एक ईपीएस का क्वेश्चन भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन करवाऊंगा आज, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अलग अलग सोर्सेज है फंड रेज करने के। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी कंपनी को अगर उसका एक्सपांसन करना है, उसका मॉडर्नाइजेशन करना है, उसमें कोई प्लांट लगाना है, उसकी कोई फैक्ट्री लगानी है ना, एक बड़ा खर्चा जब भी आता है तो कंपनीज कैपिटल रेज करती है। तो कैपिटल रेज कहां से करें, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। इक्विटी शेयर इशू कर दे, या फिर डिवेंचर्स इशू कर दे, या फिर बैंक से लोन ले ले, है ना, या फिर प्रेफरेंस शेयर इशूज कर दे, और भी अदर सोर्सेज हो सकते हैं। तो वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक डिसीजन है वो यहां पर लेना होता है, और उसके लिए अलग अलग सोर्सेज से फंड रेज किया जाता है। तो अलग अलग सोर्सेज से जो हम फंड रेज कर रहे हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मैंने जैसा आपको बताया, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेब्ट्स भी बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ क्वांटम ऑफ कैपिटल इज डिसाइडेड कीपिंग इन माइंड ऑफ अ फॉलोइंग फैक्टर। देखो, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज कर रहे हो, कैपिटल रेज कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल रेज कर रहे हो, या डिबेंचर इशू कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, जब भी आप ऐसा कर रहे हो उस समय कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी हो। वो क्या है, वो है 3, यही है मेन इंपॉर्टेंट, और इन्हीं को ध्यान में रख के ही कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसमें सबसे फर्स्ट है कंट्रोल। जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया उससे देखो कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका कंट्रोल बना रहे। ऐसा नहीं हो कि कंपनी का कंट्रोल कहीं और चला जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर, उस तरीके से बनाओ दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंटिन्यू टू होल्ड मेजोरिटी, ताकि मेजोरिटी स्टेक जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास में रहे, ताकि जो भी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन हो वोटिंग के थ्रू
में उनके पास मेजोरिटी रहेगी तो वो अपना डिसीजन आराम से ले पाएंगे। ओके, तो वोटिंग राइट इनके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कंट्रोल आ जाएगा। रिस्क, capital structure should be designed in such a manner that financial risk of a company does not increase beyond tolerable limit। इसीलिए है ना, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डेप्ट इक्विटी रेशियो देखते है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, उससे पता चल जाता है कि कंपनी रिस्क में कितनी है। कौन से रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना लोन ले लिया कि जो प्रॉफिट है उसका बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में ही जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं एक कंट्री के बारे में, जैसे पाकिस्तान, इतना लोन ले लिया है, इतना लोन ले लिया है कि अब उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको पे करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक वगैरह इधर उधर से लोन मतलब भीख मांग के पे किया जा रहा है। तो ऐसी फाइनेंशियल रिस्क नहीं होनी चाहिए आपकी कंपनी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रिस्क है, तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम से कम हो, कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का हो, और कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन मिनिमम। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा था चैप्टर नंबर 3 में, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, ये सब हम निकाल देते। तो वहां पर क्या था, एंड में मैंने WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना भी सीखा था। ये उसी की बात कर रहा है। वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट भी कम आए, फाइनेंशियल रिस्क भी कम रहे, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल भी रहे। ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रख करके कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो एक तरह का ऑप्टिमम कैपिटल। लेकिन तीनों ही पॉसिबल नहीं, तीनों को बैलेंस किया जा सकता है, तीनों को अचीव एक साथ हायर लेवल पे नहीं किया जा सकता। इक्विटी शेयर होल्डर के पास में पूरा कंट्रोल रहे तो भैया फिर फंड रेज कैसे करोगे? उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को अपनी स्टेक बेचनी ही पड़ेगी, तो वो बैलेंस में बेचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि वो कंपनी में उनकी मेजोरिटी कम हो जाए, तो वो बैलेंस देखना पड़ेगा। और इसके अलावा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे तो फंड कहाँ से आएगा? तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, फाइनेंशियल रिस्क भी लेना पड़ेगा। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रखने के लिए अलग अलग सोर्सेज भी तो होने चाहिए। ओके, तो इन तीनों को 100% तो अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बीच में बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। वही यहां पर लिखा हुआ है कि एक मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो जिससे एक बैलेंस क्रिएट हो जाए इन तीनों फैक्टर्स के बीच में। अब मैं एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आप इस चैप्टर को सीख पाएंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? तो वो क्या है, देखिए यहां पर, ये मैंने ड्यू सोल के स्टडी मटेरियल से ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ABC company has currently an all equity capital structure consisting 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each। सर समझ में नहीं आया, ये बोल रहा है कि अभी कंपनी ने केवल फंड रेज इक्विटी शेयर इशू करके किया है, इसके अलावा कंपनी के पास में अभी किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह नहीं, ओनली 15,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक है, तो 15 लाख रुपए कंपनी ने रेज किए हैं। सॉरी, द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज अनदर 25 लाख रुपीज। अब मैनेजमेंट को 25 लाख रुपए और चाहिए। पहले 15,000 इक्विटी शेयर, एक 100 रुपए का, तो 15 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टेड है। अब कंपनी को एक्सपांशन करना होगा या कुछ भी करना होगा, उसको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, के लिए कंपनी को 25 लाख रुपीज चाहिए। अब कंपनी अलग अलग अल्टरनेटिव्स पर विचार कर रही है, क्या क्या है, तो इसमें देखिए, फर्स्ट तो है कि 25,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो एक 100 रुपीज का, तो 25 लाख रुपए आ जाएंगे। फर्स्ट ये ऑप्शन है। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, चलो इक्विटी शेयर इशू मत करो, 25,000 जो है 8% डिवेंचर इशू कर दो 100 रुपीज वाले, तो 25 लाख रुपीज यहां से भी आ सकते हैं। और थर्ड नंबर है कि 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो एक 100 रुपीज का, तो 25 लाख रुपए यहाँ से आ सकते हैं। यानी कि 25 लाख रुपीज के लिए या तो नए इक्विटी शेयर इशू कर दो 25,000, या डिवेंचर इशू कर दो, डिवेंचर के ऊपर क्या देना पड़ता है आपको, इंटरेस्ट, और या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। अब तीनों में से कोई एक अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। अभी अगर कंपनी की बात करें तो एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT भी बोलते हैं, है ना, E मतलब अर्निंग, B मतलब बिफोर, I मतलब इंटरेस्ट, और D मतलब टैक्स, यानी कि कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसी प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स लेस करना बाकी है, वो 8 लाख रुपए। ओके, एज्यूम अगर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 50%, मतलब टैक्स रेट जो है 50% एज्यूम कर लो। अब आपको EPS, ये देखो
डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर ईपीएस इन ईच अल्टरनेटिव एंड कमेंट विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट। यानी कि आपको ईपीएस के बेसिस पर डिसीजन लेना है कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट होगा। तो डिसीजन कैसे लेते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। आ गया, इसमें हम तीनों अल्टरनेटिव के 3 कॉलम बना देते हैं। 3 अल्टरनेटिव है, तीनों में से कोई एक एक्सेप्ट करना हमको, नई जो फंड रेज कर रहे हैं उसके लिए। तो ये हो गया अल्टरनेटिव फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सबसे पहले ले लो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस केस में भी 8 लाख, इस केस में भी 8 लाख, ये एक्सपेक्टेड है ना 8 लाख। इतनी अर्निंग होगी अगर हम 25 लाख रुपए और इन्वेस्ट करेंगे तो। अब इसमें से सबसे पहले क्या लेस होगा, इंटरेस्ट। अब फर्स्ट अल्टरनेटिव कौन सा लिया है मैंने, जो 25,000 इक्विटी शेयर इशू कर। सेकंड वाला क्या है, 25,000 हमने डिवेंचर का लिया है। सेकंड डिवेंचर है ना, देखो देख लेते हैं। हाँ सेकंड वाला डिवेंचर, 8% डिवेंचर। सेकंड वाला हमने लिया 8% डिवेंचर इशू करते 25,000, या फिर 25,000 जो है 8% प्रेफरेंस शेयर इशू करते। तो 3 है, फर्स्ट वाला इक्विटी शेयर का है, सेकंड वाला डिवेंचर का है और थर्ड वाला प्रेफरेंस शेयर का। तो अब यहां पर इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना नहीं होता है, तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा। हाँ डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जरूर लगेगा। कितना लगेगा ये बता देते हैं। कितने डिवेंचर है सर, 25,000, ये कितने का, 100 रुपए का। तो पैसा कितना हो जाएगा, 25 लाख। और डिवेंचर कितने परसेंट वाले हैं, 8% वाले डिवेंचर हैं। तो 25 लाख का 8% कर दो, 25 लाख का 8% कर दो तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो 25 लाख का 8% किया तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट। डिवेंचर इशू करोगे तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होगा। ये 8% क्या है, प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्विटी पे डिविडेंड की जो रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन प्रेफरेंस पे फिक्स होती है, लेकिन होता वो भी डिविडेंड है। तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब आपने क्या किया, जो ये EBIT है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें से आप क्या लेस कर रहे हो, इंटरेस्ट। तो आपका क्या आ जाएगा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। आई चला गया, ये आई यहाँ से गायब हो, इंटरेस्ट लेस कर दिया। यहाँ इंटरेस्ट था नहीं तो वापस 8 लाख आ गया, यहाँ इंटरेस्ट था तो यहाँ लाख आ जाएगा 6, और यहाँ इंटरेस्ट था नहीं। अब लेस क्या करेंगे सर, टैक्स, टैक्स लेस, EPS निकालना है, ठीक है। टैक्स कितना है, 50% है ना। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कॉर्पोरेट डिविडेंड, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स कितना है कंपनीज के ऊपर लगता है, 50%। तो 50% किसका, EBT का। EBT का 50% करेंगे, 8 लाख का 50%, 6 लाख का 50%, 8 लाख का 50%, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 50% तो ये होता है। अब पता है क्या आया सर, अब आप बोलोगे सर ये E भी चला गया तो क्या E भी बच गया, नहीं। अब हम बोलेंगे इसको EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। EIT भी बोल सकते हो, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या EAT भी बोल सकते हो। इंटरेस्ट भी लेस हो गया, टैक्स भी लेस हो गया, तो अर्निंग यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना। तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3 लाख, 8 में से 4 गया 4 लाख, सर हो गया। अब लेस क्या करेंगे, अब ये जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है, अर्निंग बची हुई आफ्टर टैक्स, वो किसकी होती है, शेयर होल्डर की। लेकिन सबसे पहले किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे सबसे पहले, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इस केस में तो इक्विटी शेयर इशू किए थे तो प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे नहीं। इस केस में डिवेंचर इशू किए तो प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा नहीं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, सेम इतना ही होगा, देख लो 8% ही है ना, रेट भी 8% है, अमाउंट भी वही 25,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 25 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर, उसका 8% करेंगे वही सेम आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पर लेस, अब आप देखोगे तो क्या बचेगा पता है, ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ESH का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, उनके लिए अर्निंग कितनी बच रही है, यहाँ तो 4 लाख बच रही है, यहाँ 3 लाख रुपीज बच रही है, और यहाँ 2 लाख बच रही है। अब हम पता क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर दो किसका बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का डिवाइड करोगे आपके पास में आ जाएगा EPS
यानी कि अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के शेयर कितने हैं, तो पहले से हमारे पास इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं कितने, ये रहे 15,000, और फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमने और इक्विटी शेयर इशू कर दिए, फर्स्ट अल्टरनेटिव में और इक्विटी शेयर इशू कर दिए 25, तो 15 और 25 कितने हो गए, 40,000, 40,000 इक्विटी शेयर हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और 40,000 शेयर्स पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो पर शेयर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर अर्निंग कितनी होगी, तो प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर दो, तो 4 लाख डिवाइड बाय 40 10 रुपीज, ये आ गया ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर पर। सेकंड केस में इक्विटी शेयर कितने होंगे, सेकंड केस में देखो पहले कितने 15,000 है, और सेकंड केस में नए इक्विटी शेयर इशू किए क्या, नहीं, सेकंड केस में हमने डिबेंचर इशू की, इक्विटी शेयर हमारे सेकंड केस में 15,000 ही रह जाएंगे, तो 15,000 का डिवाइड कर, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15, तो आ गया 20 रुपीज, अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, 20 रुपए। ओके, थर्ड केस में सर, थर्ड केस में भी हमने वही 15,000 शेयर है इक्विटी, क्योंकि नए शेयर इशू नहीं किए, नए हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, थर्ड केस में भी 15,000 का डिवाइड कर दो, तो 2 लाख डिवाइड बाय 15,000 इक्विटी शेयर, तो अर्निंग आ गई, ईपीएस आ गया 13.3। अब सबसे हाई अर्निंग पर शेयर किसकी आ रही है, मेन तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो नेटवर्थ है वो बढ़ना चाहिए, उनको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा ईपीएस, हायर ईपीएस कहां है, सेकंड में, इसीलिए फिर क्या किया जाएगा, हायर ईपीएस की वजह से जो सेकंड अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है, उसको क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 15,000 इक्विटी शेयर पहले से इशू है, और अब हम नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, ना नए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, हम नया जो 25 लाख रुपए चाहिए उसके लिए 8% डिबेंचर इशू करेंगे। इससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल भी बना रहेगा, और उनको पर शेयर अर्निंग भी आया समझ में। ये होता है आपके डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें लेने होते हैं कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। अभी हमने कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया है, एक तो 15,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज के पहले से हैं, और एक 25,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज पर शेयर, एक हमारे पास इक्विटी शेयर हो गए और एक हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और अप्रोचेस करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।